हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली वीडियो में आप देख ही चुके हो, हमने अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा है, जिसमें संयोजन अभिक्रिया अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तथा उसके प्रकारों के बारे में हमने पढ़ लिया है। जैसा कि आपको उसी दिन बताया था कि आगे हम विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, मेनली इनके बारे में ही हम आज पढ़ेंगे। तो एक बार फिर पीछे वाला मैं बता देता हूँ जो पहले पढ़े हैं हमने। संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है? जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। When two or more reactants combine together to form a single product। और डिकम्पोजिशन, जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। When a single reactant decomposes into two or more products। आगे हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? हटा देना, विस्थापित कर देना, रिमूव कर देना। तो विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले मैं तुम्हें नॉर्मली समझाता हूँ कि एग्जाम्पल के लिए क्या है कि अगर इसमें क्या है कि एक जिसके पास ज़्यादा पावर है और दूसरा सब्सटेंस वो है जिसके पास कम पावर है। तो जिसके पास ज़्यादा पावर है वो कम पावर वाले को उसी के सॉल्यूशन से, उसी के विलयन से उसे हटा देता है, रिमूव कर देता है। यही इस अभिक्रिया का बेस है। तो देखिए, the reaction in which more reactive metal displaces less reactive metal from its salt solution is called displacement reaction। एग्जाम्पल देखिए, क्या है कि Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu जब आयरन अर्थात लोहा या लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या बनाएगा? फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देगा। इसमें क्या है कि जो आयरन है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए वो उसे रिमूव कर देता है। और क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है?
नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। और जब लोहे की कील को उसमें डालते हैं तो क्या है, लोहा अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो जिसकी वजह से वो नीला रंग समाप्त हो जाता है और कैसा बन जाता है? हरा रंग बन जाता है, ग्रीन बन जाता है। अब बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील और कौन सी कम क्रियाशील है। तो इसके लिए एक सीरीज होती है, श्रेणी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? क्रियाशीलता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज, जो अरेंज्ड होती है इसी प्रकार होती है कि सबसे पहले सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, और सबसे नीचे सबसे कम क्रियाशील धातु। वो इसके लिए आपको याद करनी पड़ेगी। देखिए, ये जो सीरीज है, कौन सी सीरीज है? रिएक्टिविटी सीरीज, क्रियाशीलता श्रेणी। मैंने इस पर लिखा है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, अर्थात ऊपर से नीचे जाने पर जो क्रियाशीलता है वो लगातार घटती चली जाती है। तो के को क्या बोलते हैं? सोडियम, पता ही है सबको, सिंपल। सॉरी, के को क्या बोलते हैं? पोटेशियम। Na सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर क्या आएगा? सीसा या लेड। बीच में फिर क्या आती है? हाइड्रोजन। उसके बाद कॉपर, फिर Hg मरकरी, Ag Au किसको बोलते हैं? सिल्वर, चांदी को, और Au क्या है? सोना। तो क्या है? ये घटती हुई क्रियाशीलता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। कौन सी है? पोटेशियम। उससे कम सोडियम। तो इस प्रकार ये डिक्रीज होती चली जाती है। अब इसी में देखिए, जो मैंने एग्जांपल दिया है Fe+CuSO4, आयरन और कॉपर में कौन सा अधिक क्रियाशील है? यहाँ आयरन है और यहाँ है कॉपर। तो कौन सा अधिक क्रियाशील है? दोनों में ये अधिक क्रियाशील है। इसीलिए आयरन ने कॉपर सल्फेट की वजह से उसे डिस्प्लेस कर दिया। और एक और ध्यान रखने वाली बात है, अगर रिएक्शन ऐसे लिखी आ जाए, देखिए अब मैंने लिखी है FeSO4+Cu। तो क्या है, जो कॉपर है वो आयरन से कम अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है, लेस रिएक्टिव है, तो वो उसे डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा? नो रिएक्शन, कोई क्रिया नहीं। क्यों? क्रिया होगी ही नहीं, क्योंकि कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है। इसलिए इसमें क्या लिखी जाएगी? कोई क्रिया नहीं, नो रिएक्शन। ये है। तो इन रिएक्शन को करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद होनी चाहिए। के, NaCa, Mg, An, Zn, Fe, Pb, हाइड्रोजन, Cu, Hg, Ag और Au। ये रिएक्शन, ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने के लिए। और इन रिएक्शन में जैसा कि हम देख रहे हैं, केवल एक, इन्हें क्या बोल देते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल देते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल का मतलब क्या होता है? टू, दो, जिसमें साइमल्टेनियसली
इसका आयन्स का एक्सचेंज हो, आयनों का आदान प्रदान हो। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें परस्पर आयनों का आदान प्रदान हो, वो क्या कहलाती हैं? द्विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। द रिएक्शंस इन विच साइमल्टेनियसली एक्सचेंज ऑफ आयन्स अकर आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, बेरियम क्लोराइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट भी जिसे हम बोल सकते हैं, इन दोनों की मैंने रिएक्शन कराई। तो इसमें दो आयन यूज हो रहे हैं, कौन कौन से? क्लोराइड और सल्फेट। तो क्या होगा? क्लोराइड दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और सल्फेट उसके साथ चला जाएगा। तो बेरियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या बनेगा रिएक्शन के बाद? बेरियम सल्फेट, सल्फेट उसके साथ जुड़ जाएगा और क्लोराइड किसके साथ चला जाएगा? हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। देखिए और ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं है उसमें Cl2 है तो आप डायरेक्ट हाइड्रोजन साथ Cl2 जोड़ लें, नहीं। वो क्या है, फार्मूला जिस रूल से बनाते हैं उसी हिसाब से। क्लोराइड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। क्लोराइड क्लोरीन की कितनी होती है? 1। तो 1 से 1 कैंसिल होगा तो सूत्र क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। ऐसे ही बेरियम सल्फेट में BSO4 क्यों लिखा गया है? क्योंकि बेरियम की वैलेंसी भी कितनी होती है? 2 और सल्फेट पर चार्ज कितना होता है? SO4 पर 2, तो 2 2 दोनों इक्वल है, तो क्या बनेगा? फार्मूला BSO4 बनेगा। तो इस प्रकार एक और एग्जांपल देख लीजिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की क्रिया मैंने कराई है। तो क्लोराइड किसके साथ चला जाएगा? सोडियम के साथ, और सल्फेट किसके साथ आ जाएगा? एल्यूमिनियम के साथ। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या बनेगा? एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। सल्फेट पर चार्ज कितना होता है? 2। तो क्या सूत्र बनेगा? Al2SO4 का होल थ्राइस। प्लस सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 और क्लोरीन की कितनी होती है? क्लोराइड 1। अब इसी होता है 1, तो 1 से 1 कैंसिल, इक्वल है दोनों, तो क्या बनेगा सूत्र? NaCl। तो इस प्रकार ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होती है, क्योंकि इनमें परस्पर आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और एकल विस्थापन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, जिसमें सिर्फ एक ही जो आयन है वही डिस्प्लेस हो जाता है लवण के विलयन से, साल्ट सॉल्यूशन से।
दोबारा सुन लीजिए। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसी के लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके एग्जाम्पलों को अच्छी तरह से करने के लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद आनी जरूरी है। फिर एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले पोटेशियम के, उसके बाद Na सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर लेड सीसा, उसके बाद क्या आएगा हाइड्रोजन जो गैस है, फिर Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर चांदी और Au सोना। तो सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? सोना है। आगे हम पढ़ेंगे अपक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। अपक्षेपी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, जिनमें कोई अपक्षेप बनता है। तो सबसे पहले उन्हीं का डिस्कस करते हैं। देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें श्वेत अपक्षेप सफ़ेद रंग के अपक्षेप का निर्माण होता है। दोज रिएक्शंस इन विच वाइट प्रेसिपिटेशन, जिसे शॉर्ट में क्या ले लेते हैं? पीपीटी। तो वाइट पीपीटी इज फॉर्म विद प्रोडक्ट्स, उत्पाद के साथ, या तो वो क्या कहलाती हैं? अपक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका। ठीक है भाई, क्या है? सोडियम सल्फेट की और बेरियम क्लोराइड की क्रिया कराई जाती है। तो क्या है? बेरियम सल्फेट जो है वाइट पीपीटी के रूप में फॉर्म होता है, बनता है। तो इसलिए अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? अपक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उसके बाद है आगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हैं, जिन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या उत्सर्जित हो? ऊष्मा उत्सर्जित हो, हीट भी निकले, वो क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखिए,
इनके कितने ही एग्जाम्पल ले लीजिए। कार्बन का जब दहन किया जाता है, कंबशन किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हीट उत्पन्न होती है, तुम सब जानते ही हो। या मीथेन का जब दहन किया जाता है तो भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। ये अलग से भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि भाई मीथेन के दहन की अभिक्रिया लिखिए, राइट रिएक्शन ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। तो क्या है? CH4 प्लस 2O2। 2 तो चलो आगे तो संतुलित करने के लिए लगाया गया है उसे O2, क्योंकि आप जानते हो कोई भी चीज़ किसकी प्रेजेंस में जलेगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी। उसका दहन तभी पॉसिबल है जब ऑक्सीजन उपस्थित हो। तो प्लस 2O2 आप रिएक्शन जानते ही हो, जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड में गएगा, प्लस H2 वेपर वाष्प रूप में निकलेगी, प्लस हीट ऊष्मा, ये तो उत्सर्जित होनी होगी। इसलिए क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आगे है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं जिन्हें क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा का अवशोषण होगा, पहले ऊष्मा का अवशोषण होगा, तभी वो अभिक्रिया कंप्लीट होगी। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती हैं? दोज रिएक्शंस विच एब्जॉर्ब्स हीट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, जिन्हें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा अवशोषित करनी पड़ती है, वो क्या कहलाती हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए N2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2NO नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगी माइनस ऊष्मा। या तो आप इधर प्रोडक्ट में माइनस ऊष्मा लिख दीजिए, या इधर मतलब रिएक्टेंट्स में अभिकारकों के साथ प्लस ऊष्मा लिख दीजिए, तो भी ये क्या होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होगी। बात एक ही है, या आप इधर प्लस ऊष्मा लिख दीजिए, या इधर माइनस ऊष्मा लिख दीजिए, या इधर प्लस ऊष्मा, ऐसे इनमें
या इधर प्लस ऊष्मा लिख दीजिए या उधर माइनस ऊष्मा, माइनस हीट लिख दीजिए, बात वही है। तो यहाँ पर ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं समाप्त होती हैं। बाकी पढ़ेंगे कल कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, उपचयन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अपचयन रिडक्शन ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिन्हें उपचयन अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, और संक्षारण विकृतगंधिता कोरोजन एंड रेंसिडिटी। फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। बाकी यहाँ तक आप रिवाइज करते रहिए। नहीं समझ में आता है पिछली वीडियोज़ को भी देखिए साथ साथ, और बार बार इसको देखिए जब तक समझ में नहीं आता है। आगे मैंने बता ही दिया है, कल क्या पढ़ना है तो थोड़ा बहुत आगे बुक में से देख लेना है, बाकी इनकी तैयारी घर पे करते रहें।